नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें टोटल जो है वो 25 सेट दिया हुआ है। कितने सेट? 25 सेट दिया हुआ है। एक एक सेट का वीडियो लेकर आएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। आप इसे जरूर देखें, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी क्या है? साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी कौन है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्यतिकरण। व्यतिकरण का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस होता है। व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की किरण जो है वो एक दूसरे पर आरोपित होती है और प्रकाश की किरणों के अधिरोपण के कारण ऊर्जा का पुनः वितरण होती है और एक बार ऊर्जा के मान में वृद्धि तथा एक बार जो है वो कमी होता है। व्यतिकरण के कारण ही जल पर पड़ी तेल जो है वो सतरंगी दिखाई देता है। क्या है? सतरंगी दिखाई देता है। क्या होता है कि वेव अगर मान ले कि ये एक्स है, क्या है? एक्स है, यहां से इस तरह के वेव गुजरा है, ये एक्स है, और एक वेव जो है वो क्या है? वो वाई है। तो ये दोनों जो है वो जुड़ के ये रिजल्टेंट जो वेव बनेगा वो कितना बनेगा? तो ये इस तरह का वेव बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा। एक कंडीशन ये होता है, और एक कंडीशन में अगर वेव हुई है 1 है और एक और वेव जो है जो कि शुरू होता है यहाँ से, तो ये दोनों जब रिजल्टेंट होता है तो यहाँ पर जब बनता है वो सिर्फ एक लाइन बनता है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये जो है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। और ये वेव जो बना वो क्या बना? डिस्ट्रक्टिव वेव बना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में से क्या होता है? उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कम होता है। क्या है? कम होता है। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का चाल। क्या है? प्रकाश का चाल या वेग कह सकते हैं। अब बटा माध्यम में, क्या है? माध्यम में प्रकाश का चाल किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक बराबर। अपवर्तनांक बराबर यानी म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है? सी बटा भी होता है, यानी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। तब माध्यम में वेग अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? भी अगर अधिक कह रहा है तो क्या होगा? म्यू जो है वो कम होगा। भी जो है वो अधिक है तो म्यू जो क्या होगा? कम होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक और भी कंडीशन आता है कि अगर तरंगदैर्घ्य दिया हुआ हो तो अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फार्मूला जो होता है म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला है ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? और इसका सही आंसर होगा प्रबलता प्रोपोर्शनल टू आयाम के स्क्वायर होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके माध्यम के वर्ग के जो है वो समानुपाती होता है, यानी प्रबलता प्रोपोर्शनल टू आयाम के स्क्वायर होता है। किसी की जो प्रबलता होता है उसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी उच्चता जो है किसी ध्वनि की उच्चता उसके आयाम पर निर्भर करती है, और किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा ध्वनि जो है वो उच्च होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तो आंसर हो जाएगा लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग एक समान चुंबकीय में रखे जाने वाले चालक की गति की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, और यह इलेक्ट्रिक मोटर में आर्मेचर कॉइल की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। अब बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और जो उसके बगल का है मध्यमा, उसे 90 डिग्री पर लगाते हैं तो लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की धारा और दिशा ये सब निरूपित करता है। क्या है? निरूपित करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगा? कह रहा है कि एफ कितना दिया हुआ है, तो अवतल लेंस का एफ जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अवतल लेंस का एफ जो जानते हैं वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। यू कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो यू जो दिया हुआ है वो -60 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है।
तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u फार्मूला होता है। रख दीजिए 1 माइनस 30 बराबर 1/v माइनस 1/60 क्या है माइनस 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 माइनस 30 माइनस 1/60 हो जाएगा। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर क्या है माइनस 20 सेंटीमीटर। तो निर्मित प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के आगे जो है वो आभासी और सीधा बनेगा क्या है आभासी और सीधा बनेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा क्या है बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके आंसर हो जाएगा तापमान समान है। दो वस्तुओं के जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके तापमान समान है। तापमान वस्तु की उष्णता या ठंडपन की माप है। तापमान जो है वो ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। धारा केवल तब प्रवाह होती है जब दो वस्तुओं के बीच जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी वोल्टेज अगर दोनों बराबर है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा तभी धारा प्रवाहित होगा। उसी तरह ऊष्मा तभी प्रवाहित होगा एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। अगर दोनों बस समान है दोनों एंड पॉइंट पे तो ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या है। इसका जो सही आंसर होता है वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या है वेग जो है वो शून्य हो जाता है और त्वरण जो है वो कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। महत्तम ऊंचाई से वस्तु को अगर नीचे गिराते हैं तो वेग का मान धीरे धीरे बढ़ता है तथा जब वह पृथ्वी से टकराता है तो वस्तु का वेग महत्तम होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है और वोल्टेज को समान रखा जाता है तो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। फार्मूला V बराबर हम लोग क्या जानते हैं IR जानते हैं। अब कह रहा है ना कि V को क्या किया गया है कांस्टेंट किया गया है कांस्टेंट किया गया है। तो IR बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला क्या है IR बराबर हो जाएगा I1 R1 हो जाएगा क्या है I1 R1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है I1 क्या होगा तो ये होगा IR बटा R1 हो जाएगा। और R1 जो है वो क्या किया गया दुगना किया गया यानी 2R किया गया। IR बटा क्या है 2R R कट जाएगा I बटा 2 ही हो जाएगा यानी जो है वो क्या हो जाएगा 8वां के B हो जाएगा आधी घट जाएगी। विद्युत धारा I के बारे में ही पूछ रहा है तो आधी हो जाएगी। अगला है एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना है। क्या है हानि प्रतिशत कितना है। तब मान लिया कि अगर कोई चीज का खरीदारी है वो कितना है 100 है लेकिन उस पर अंकित कितना कर रहा है 40% अधिक कर रहा है यानी 140 कर रहा है। उस पर 30% की छूट दे रहा है कितना 30% की छूट दे रहा है। तो चौथिया क्या होगा 42 क्या है 42 यानी विक्रय मूल्य जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है तो 42 घटा दीजिए 140 में 140 माइनस 42 बराबर कितना 98 क्या है 98। अब ये 98 तो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य कितना था तो क्रय मूल्य जो है वो 100 था। तो हमारा जो घटा हुआ कितने परसेंट का हुआ तो 2% का 9वां के जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है 32% का जो ब्याज लग रहा है तो इसे कर्मागत ब्याज से निकाल सकते हैं। कर्मागत का फॉर्मूला लगा के कि 32 प्लस 32 प्लस 32 गुना 32 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 32 64 हो गया अब प्लस ये 10.24 यानी कितना हो गया 74.24। अब 74.24 2 सालों में कितने पर निकालेंगे 9000 पर इतना गुना 74.24 बटा क्या है 100 कर दीजिए। ये 2 से 2 कट जाएगा इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6681.6 रुपया। आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक और मेथड है जो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर अब -1 होता है डायरेक्ट होता है। ये 9000 मान रख दीजिए ये हो जाएगा कितना ये 1 प्लस 32 R का मान कितना है 32 बटा 100 के स्क्वायर -1 से कर दिया। अब लग रहा है कि काफी लंबा कैलकुलेशन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ये देखिए 9000 हो गया और ये 100 प्लस क्या है 32 132 बटा 100
और गुना 132/100, ये 2 बार कर देना। अब बाद में 9000 फिर ये घटा देना। बस 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इस तरह कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15,681.6। अब माइनस ये तो 9000 है ही, आगे आंसर कितना आ गया, तो ये आंसर आ गया 6681.6। आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न करा, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। वह संख्या हमें ज्ञात करना है। अब मान ले कि कोई संख्या x है, उसमें 10% की कमी किया गया, यानी 90/100 जो है वो बचा। अब इसमें भी 15% की कमी किया गया, यानी 85/100 जो है वो बचा। और उसके बाद 56% की कमी की, जो बचा उसमें भी 56% के कमी किया गया, यानी बचा कितना, 44/100। ये हो गया कितना, 20,196 के बराबर है। बस x का यही मान निकाल देना है कि 20,196 गुना 100 बटा कितना, 90 गुना 100 बटा 85 या गुना 100 बटा 44। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60,000 के करीब। 60,000 के करीब सी हो जाएगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा 60,000 आएगा। नेक्स्ट है, ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले कर सकते हैं। जी अकेला कार्य कितना कर सकते हैं, एक तो करते हैं 20 गुना 50, क्या है, कौन कौन, ई और एफ मिलके, और बटा जो हो जाएगा कितना, तो जो 20 दिनों में करते थे उसका तो दिन घटा दीजिए, 50 माइनस 20 कर दीजिए, सीधे सीधे हो जाएगा 20 गुना 50 बटा 30 बराबर हो जाएगा 100/3, यानी 100/3 कौन सा आ गया, आंसर हो गया सी। तो ये भी शॉर्ट मेथड। एक और भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि आप कर लीजिए कि ई प्लस एफ प्लस जी मिलकर कितना दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। और ई और एफ जो कर रहे हैं वो कितना दिनों में, 50 दिनों में कर रहे हैं। कितना, 50 दिनों। अब दोनों के क्या है, एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता जो हो गया वो कितना हो गया, 20/5 हो गया, इसकी क्षमता 2 हो गया। अगर ई और एफ जो है मिलके इसकी क्षमता 2 है तो जी की क्षमता कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब जी जो है अकेले काम कर रहा है तो 100 टोटल काम है, 3 क्षमता से करेगा तो कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। अगला है, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना, 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकालते हैं, क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, कितना होगा, √289 हो जाएगा, यानी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु के कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 15 रख दीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए 15 प्लस तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले हैं, 17, एल का मान निकाले, ये हो जाएगा 22/7 गुना 15 गुना ये 32, कैलकुलेट कीजिएगा 1508.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात का जो है वो तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम जो है वो गोवा राज्य की है। कितनी है, गोवा की जो है वो 100 किलोमीटर है। और गुजरात की कितनी है, तो गुजरात के 1214.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य जो है वो तटरेखा पर लगे हुए हैं, तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल एवं पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1556 ईस्वी में, क्या है, 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। और ये लड़ाई जो लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध भी कई बार पूछा जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और द्वितीय कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। एक और तृतीय भी लड़ा गया था युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में।
तो याद कर सकते हैं 26, 56, 61 है, लेकिन 61 जो है वो 1700 में चल जाता है, बाकी सब जो है वो 1500 यानी ऐतिहासिक स्थल है पानीपत, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को जो है वो 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। अब लीव को लिखना है तो सबसे पहले LEAVE लिख दिया। अब देखिए ये किस पैटर्न पे आधारित है, इसका 12 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है स्थानीय मान, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है, सबको जोड़ते हैं तो 45 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 42 यानी 3 घटा देते हैं तो 42 तो आ जा रहा है। देखते हैं अगले में भी घटाने पर आता है कि नहीं। तो टीम है, टीम का क्या हो जाएगा, तो टीम की अगर हम बात करते हैं तो 20 + 5 + 1 + 13 कितना हो गया, ये हो गया 39। 39 से 3 घटाएंगे तो 36 आ रहा है, क्या है 36 आ रहा है, यानी ये भी जो है वो सही है, क्या है सही है, 36 जो हमारा ये सही दोनों आ रहा है। तो बस ऑफर को निकाल देना है, ऑफर में क्या कर देना है, OFFER है ऑफर, यानी 15 + 6 + 6 + E का 5 + R का 18 जोड़ के आ रहा है 50, उसमें से 3 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना 47। आंसर जो होगा हमारा वो 47 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, संबंधित जो अक्षर है उसका चयन करना है। तो यहाँ TGX से जो गया हुआ है SW और SF और W है, यहाँ से देखिए T से S गया है यानी -1 है, G से F गया है -1 है, X से W गया है -1 किया गया है। तो बस B से -1 करेंगे तो A होगा, O से -1 करेंगे तो क्या होगा N होगा, O से -1 करेंगे तो N होगा, और R से -1 करेंगे तो Q होगा, या ANQ क्या है ANQ। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है C हो जाएगा। दर्पण का एक रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, तो इसका जो सही प्रतिबिंब होगा वो C होगा, क्या है C होगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न कह रहा है कि कोई लाल काला नहीं है, अगर मान लिया कि ये लाल है तो कोई जो है लाल क्या है काला नहीं है, ये हो जाएगा काला, क्या है काला। उसके बाद कह रहा है कोई चूहा काला नहीं है, यानी ये जो तीसरा होगा वो क्या हुआ, ये हो गया चूहा, क्या है चूहा। अब यहाँ से कुछ चूहे लाल नहीं है तो बिल्कुल ये गलत है, कुछ लाल काले हैं ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ चूहे लाल नहीं है तो कुछ लाल नहीं है यानी कुछ लाल है, तो इसलिए पूरी तरह ये लाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या है राम ने कहा वह मेरी माँ, राम के जो है कोई माँ है, माँ के पति पत्नी जो होगा अगर ये माइनस है तो ये जो कोई प्लस होगा, पति का ये पिता हो गए, क्या है पिता हो गए, ये क्या है पिता। उस आदमी का राम से क्या संबंध है, राम से पर ध्यान दीजिएगा, राम से ध्यान दे रहा है, तो माँ के पति पिता हुआ और पिता के पिता क्या हुआ दादाजी हुए, क्या है दादाजी, यानी पिता के पिता। आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, बताना है कौन सा सत्य है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है, क्या है उल्टा होता है। किसी वस्तु का रेटिने पर प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है छोटा बनता है, क्या है छोटा बनता है। रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होता है, कौन कौन होता है, एक तो होता है शंकु एवं क्षण होता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा ए हो जाएगा। क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। अगला है CuNH3 के होल 4 के पावर 2+ आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है, हमें ये निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। अब Cu का क्या है निकालने के लिए कह रहा था, Cu के आपको ऑक्सीडेशन संख्या जो है वो मान लेना है, क्या है x मान लेना है, क्या है x मान लेते हैं, x अब +0 हो जाएगा। 0 क्या है कि NH3 उदासीन है, ऐसा इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 होता है, और 0 और गुना क्या है उसी में 4 से, तो ये गुना हो जाएगा। अब बराबर जो है जो ये हमारे पर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दो लीजिए, निगेटिव रहता तो निगेटिव ले लेते हैं। तो x बराबर जो हमारा हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा।
एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में किसमें भिन्न होता है? एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होता है? सही जवाब होता है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भिन्न होता है। अगला है, साधारण परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड ठोस होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, SiO2। क्या है? SiO2 सिलिका ऑक्साइड सामान्य रूप से ठोस होता है। यह प्रकृति में क्वार्ट्ज के रूप में पाए जाते हैं। यह क्रिस्टलीय या अनाकार पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? Fe2+ आयन Z बराबर 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले Fe का जो होता है वो परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखा जाए तो कितना होगा? तो ये आर्गन का होता है 3d6,4s2 होता है। क्या है? 3d6,4s2 है। लेकिन Fe2+ है, यानी 2 जो है इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया गया है, तो बच गया कितना? इसका पास 3d6 हो गया। ये आर्गन का जो है वो 3d6 है, यानी बाहरी कक्षा में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना है, वो भी डी ब्लॉक में। इस डी में कितना होता है? ये 5 होता है। क्या है? 5 होता है। यहाँ अरेंज करेंगे तो पहले एक एक भर देंगे, 3, 4, 5 और एक छठा यहाँ पर होगा। यहाँ पर अब कितना होगा? अयुग्मित है। ये तो पेयर में है। क्या है? पेयर में है। अनपेयर्ड कौन सा है? तो ये चारों है। क्या है? ये चारों है। तो 4 कितना हो जाएगा? आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भाप अंगार गैस का संगठक कौन है? भाप अंगार गैस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% जो है वो H2 होता है। भाप अंगार गैस को ही क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। भाप अंगार गैस को जल गैस भी कहा जाता है। ये CO+H2 होता है। एक कई बार पूछा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का जो होता है संगठक CO+N2 होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ COH2 होता है, यहाँ CON2 होता है। क्या है? CON2 होता है। एक नेचुरल गैस है। क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो CH4+C2S6 होता है। क्या है? CH4+C2S6 होता है। और एक CNG जो आजकल बहुत प्रचलित है, जो गाड़ियों में टेम्पो में यूज होता है, वो CNG जो होता है CH4 होता है। क्या है? उसमें CH4 जो है मुख्य संगठक होता है। अगला है, परम शून्य क्या है? परम शून्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस पर शून्य दबाव होगा, यह मानते हुए कि यह एक गैस से बनी हुई है। यह एक गैस बनी हुई है। नेक्स्ट है, यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% जो है वो चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय जो है वो कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि 30% चाल से यात्रा करता है, यानी 100 - 30 बराबर क्या होगा? 70%, यानी 7/10। तो सामान्य समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? P/P - Q गुना देरी का जो है ये समय, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर P जो है वो कितना है? 7 है। ये 10 - 7 हो जाएगा और गुना 15, यानी 7/3 गुना 15 बराबर ये होगा 35 मिनट। क्या है? 35 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, जरूर सोल्व कीजिएगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न कि 143 गुना 13 भागा 11 प्लस 156 भागा 13 गुना 2 माइनस 210 गुना 15 भागा 14 का मान क्या होगा? तो सिंपली ये बोर्ड मास पे है। इसका जो हो जाएगा कितना, जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 प्लस 144 माइनस 225 आ जाएगा कितना? 88। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 और 69 का लघुत्तम समवर्त जो है वो क्या है? x है। तो 6 और 29 का महत्तम समवर्त y है। तो x + 4y का हमें मान निकालना होगा। क्या है? मान निकालना होगा। तो 6 को इसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 और 29 को तोड़ सकते हैं 1 गुना 29, यानी जो एलसीएम होगा x होगा वो कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 29, यानी 6 गुना सीधे 29 कर दीजिए 174 होगा। एचसीएफ जो होगा वो y कितना होगा? 1 होगा। x + 4y कर रहा है। x का मान 174 है, अब y का मान 1 है, तो 4 हो गया, यह हो गया 178। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। n के किस मान के लिए इतना जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए? क्या है? 8 से विभाज्य होना है। तो 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि आखिरी का जो है वो 3 अक्षर 8 से विभाज्य होना चाहिए। 3 7 जो है n जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 8 चौक क्या है 32 करते हैं तो बच जाता है कितना? 5 बच जाता है। तो यहाँ पर कितना मान होगा? तो
डिवाइड होगा तो अगर 6 होगा 8 सत्ते 56, तो ये डिवाइड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 32 के बी हो जाएगा। कितना चाहिए? 6 मान चाहिए। दो संख्याओं का जो है एलसीएम हमारा दिया हुआ है, क्या है, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 1920 और 16। यदि संख्याओं में से एक 240 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या होता है? पहली संख्या। क्या है? पहली संख्या होता है। बस मान रख दीजिए 1920 गुना 16 बटा 240, कैलकुलेट कीजिएगा 128 आ जाएगा। कितना? 128 हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को, आंसर हो जाएगा सी, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो रूस के संविधान से लिया गया था। और इसका जो है भारतीय संविधान के किसमें उल्लेख है? भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, यानी मूल्यह्रास होता है। नेट जो है नेशनल प्रोडक्ट बराबर जो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं को आपस में बदलने के लिए कौन सा समीकरण सही होगा? 5 और 9 का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 5 माइनस 9 प्लस 6 बराबर 10 है। प्रश्नानुसार संख्या 5 और 9 को आपस में बदल दीजिए तो 9 माइनस 5 प्लस 6 बराबर 10। इधर हो जाएगा कितना? 15 माइनस 5 बराबर 10। तो 10 10 जो है बराबर आ गया। आंसर हमारा हो गया डी। क्या है? डी हो गया। अगला प्रश्न है कि शहर एफ जो है वो शहर एम के उत्तर में है। क्या है? एम के उत्तर में, यानी एम यहां पर होगा। अब कह रहा है शहर बी शहर एम के पश्चिम में है। शहर बी जो है वो क्या है? एम के पश्चिम में है। और शहर सी शहर एम के पूरब में है। शहर सी जो हो जाएगा वो क्या है? एम के पूरब में। और शहर डी जो है वो शहर सी के दक्षिण में। सी के दक्षिण में जो है वो डी है। क्या है? डी है। शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है? डी के सापेक्ष देखना है और एफ को देखना है, ये इधर देखना है। तो यहाँ जो हम लोग ये जानते हैं कि ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, और ये है जो है दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। क्या है? पश्चिम होता है। तो यहाँ डी जो है वो किस कोना पर है? आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये पश्चिम उत्तर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन एक समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ड्रिंकिंग हो जाएगा। हो जाएगा क्या है? ड्रिंकिंग। कैसे हो जाएगा? ईटिंग मीन्स खाना, च्यूइंग मतलब चबाना, मंचिंग मतलब चबाना होता है, बीटिंग मतलब काटना होता है। ये सभी खाने और चबाने से संबंधित है, जबकि ड्रिंकिंग क्या है? पीने से संबंधित है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वें स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष से 14वें स्थान, और बत्सला ने नीचे से 32वें स्थान प्राप्त किया है। कक्षा में राजीव और बत्सला के जो है वो बीच 12 छात्र है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम जो है संभव संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि राजीव के शीर्ष से 14वां है और बत्सला को नीचे से स्थान 32वां है। राजीव और बत्सला के बीच छात्रों की संख्या जो है वो 12 है। तो 14 प्लस 32 प्लस 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 58। यहाँ पूछ रहा है अधिकतम संभव संख्या, तो ये जो हो जाएगा वो 58 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना। तो सबसे पहले तो खाना में भी पत्तेदार सब्जियां आ जाएगा, और पत्तेदार सब्जियां के कुछ सलाद भी बनते हैं, कुछ का नहीं बनते हैं। तो हमारा इस तरह के बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है? अर्हेनियस के अनुसार जो HCl है वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अम्ल होगा। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी, ब्रोमीन। पारा मत टिक मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो अधातु लिखा हुआ है। क्या है? अधातु लिखा हुआ है। अधातु जो है वो ब्रोमीन है, जो कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव में बदल जाती है।
और इसका परमाणु संख्या जो है वो 35 होता है। और किस रंग का होता है? ये लाल भूरा द्रव होता है। क्या है? द्रव होता है। ब्रोमीन जो है वो हैलोजन वर्ग का क्या है? हैलोजन वर्ग का तत्व है। हैलोजन वर्ग का तत्व है। कमरे के तापमान पर ऊपर ताप पर निम्न धातु द्रव के रूप में पाई जाती है अगर कहा जाए तो एक गैलियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मरकरी Hg है। Hg के बारे में क्या है कि एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में है। ये धातु है और ये भी जो है वो तरल अवस्था में रहता है। क्या है? तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक है, सर्वाधिक समान यौगिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है यौगिक गुर्दों की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। पथरी के उपचार जो है वो सर्जरी विधि द्वारा, लेजर के द्वारा किया जाता है। चलिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पिंच ब्लेड से। क्या है? पिंच ब्लेड से किया जाता है। रेडियम पिंच ब्लेड एस्क से प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम कार्बोनाइट सामान्य रूप से पिंच ब्लेड एस्क से प्राप्त किया जाता है। रेडियम चमकने वाला धातु है जो विभिन्न प्रसाधनों में प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु क्षेत्र में भी होता है। और जादूगाड़ा से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। एबीओ और आरएच रक्त समूहों के लिए एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल रक्त कोशिकाएं। क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज तथा फ्रैक्टोज अथवा मोनोसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, ग्लैक्टोज तथा फ्रैक्टोज अथवा मोनोसैकराइड है। चीनी और स्टार्च दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया जा सकता है। अगला है, साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीली हरी शैवाल के लिए। क्या है? नीली हरी शैवाल के लिए। साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस वर्ग में आता है? ये मोनेरा वर्ग में आता है। क्या है? मोनेरा वर्ग में आता है। और शैवाल सर्वाधिक जो है वो आद्य पौधे का विशाल समूह है। क्या है? विशाल समूह है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्या मापते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काफी बार रिएक्शन भी पूछा जाता है। तो 6CO2 प्लस 12H2O, और ये है क्लोरोफिल की होना चाहिए। क्या है? क्लोरोफिल भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और ये प्रकाश भी होना चाहिए। क्या है? सूरज के प्रकाश। तब C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आंसर हमारा हो गया सी। दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DF यदि BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर है और EF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का जो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ABC बटा त्रिभुज जो है DEF बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाएगा BC बटा EF के होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर, यानी 12.5 बटा 10 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5/4 के होल स्क्वायर, यानी 25:16 हो जाएगा। कितना? 25:16। कहाँ है? आंसर हमारे डी में है। यदि tan A बराबर 8/15 है तो sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले h अगर निकालेंगे इसमें तो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 289 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। अब हमें निकाल देना है sin A प्लस cos A। तो sin A बराबर होता है लंब बाई जो है कर्ण, यानी होता है कितना? 8/17। cos A बराबर होगा 15/17, यानी हो जाएगा 23/17। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करें। क्या है? माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है बढ़ते क्रम में इसको सजाते हैं। ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। माध्यिका जो है वो n+1/2 पद यानी 5वां पद होगा। 5वां पद कौन सा है? तो इसमें जो है वो 50 है। क्या है? 50 है। अब यहाँ पर अगर 30 के जगह पर हम क्या कर दिया जा रहा है? 100 कर दिया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा। अब यहाँ भी 5वां पद निकालना है। तो 5वां 2, 2, 4, 5, 5वां कौन हो गया? ये 60 हो गया।
अब दोनों का अंतर कह रहा है तो 60 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 10। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा मान हो जाएगा भाई, तो x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है तो x प्लस 1/x के अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 4 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा वो कितना होगा 2 इंटू 1/x इंटू एक्स, एक्स कट जाएगा 2 बराबर 16 इधर है तो ये 2 इधर चला जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 52 के बी होगा। यहाँ दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 7 8 9 जो है बटे कितना है 8 9 10 इसमें है तो पहले क्या करना है कि एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम ले लीजिए हमारा 8 9 10 का तो कितना आ गया, तो ये एलसीएम जो आ जाता है वो 720 आता है। क्या है 720 आता है। अब एलसीएम 720 आया तो 7/8 गुना 720 है, जब इसको काटिएगा तो 630 आएगा। 8/9 को 720 से कर दीजिए तो इससे जब कीजिएगा तो 640 आएगा। और 9 बटा जो क्या है 9 बटा जो है वो 10 गुना 720 ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 648। इसमें सबसे ज्यादा कौन है तो कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित, सबसे ज्यादा यहाँ जो है वो 9/10 है। उसके बाद वाला किसका है ये वाला है तो ये 8/9 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 7/8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या है ए आ जाएगा। और यदि दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा और भिन्न सबसे बड़ा होगा और जो अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। इन दोनों का अंतर भी आप देख सकते हैं इस तरह कि 7 8 के अंतर 1 है, 8 9 के अंतर जो है वो क्या है 1 है और 9 10 अंतर जो हमारा यहाँ पर 1 1 तीनों के बराबर आ रहा है। अब कह रहा है कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, तो अंश बड़ा है 9 का फिर 8 का फिर 7 का, तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है इससे भी आप चेक कीजिएगा। तो ये आप दोनों मेथड में कोई भी कर सकते हैं। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा, डेक्कन क्वीन है। ध्यान रखिएगा सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली लंबी दूरी का ट्रेन है। अगला है गीत गोविंद किसने लिखा था, गीत गोविंद, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, जयदेव ने। किसने लिखा था गीत गोविंद, जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के जो है आश्रित महाकवि थे। आइए ट्रेन के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं जो इंडियन रेलवे है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो 1905 में हुआ था। पहली जो है ट्रेन कब चली थी तो 16 अप्रैल 1853 को। कितने किलोमीटर चली थी 54 किलोमीटर। कितने 54। और ये चली थी डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। उस समय गवर्नर जनरल था। और 16 अप्रैल को रेल परिवहन दिवस एवं 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। क्या है मनाया जाता है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन कह रहा है कि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी है। दूसरा, मैंने जेन ऑस्टेन की सभी पुस्तकें पढ़ी है। मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी है। निष्कर्ष, हालांकि पुस्तकें जो है पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। दूसरा, मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी है, मैं अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जा रहा है। क्यों हो रहा है कि वो तो हैरी पॉटर के कुछ पुस्तकें पढ़ा ही है और चयन करना पसंद करता है। 100 के बारे में ऐसा जो है चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ ऐसा कुछ है नहीं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह एक समान है, उनमें से एक असंगत है। जैन धर्म महावीर से बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से ये सही है, सिख धर्म श्री गुरु नानक देव से सही है, हुमायूं मुगल से ये जो है वो गलत है। क्यों गलत है कि जो मुगल का संस्थापक है वो हुमायूं नहीं, कौन है बाबर है। क्या है बाबर है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ सभी संस्थापक के बारे में नाम लिखा है तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हाँ, वे शिक्षा में व्यापारीकरण का कारण है। नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल तर्क एक स्पष्ट है। हाँ, वे शिक्षा में व्यापारीकरण कर रहा है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, खास करके वो प्राइवेट स्कूल जो ज्यादा व्यापारीकरण कर रहे हैं।
अगला है कथन, यदि आप बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। धारणा है केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, ये गलत है। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ये भी जो है वो क्या है, वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। सही आंसर हो जाएगा सी, 59 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 7 का जो है वो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये देखना, एक दिया हुआ है पैटर्न। तो ये 35 + 35 क्या होगा, 70 होगा। 33 और 42 कितना हो जाएगा, ये 75। 49 31 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी यहाँ देख रहे हैं ना 5-5 से बढ़त हो रहा है, क्या है 5-5 से इंक्रीमेंट हो रहा था। अब क्या होना चाहिए, 85 होना चाहिए। अब 85 तब होगा, यानी 85 - 56 कर देंगे, आंसर जो हो जाएगा वो 29। आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय की नलिका वाहिनी ग्रंथिया में। क्या है, अग्न्याशय की नलिका वाहिनी ग्रंथिया में होता है। अग्न्याशय एकमात्र मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अग्न्याशय अमाशय के पास स्थित रहता है। क्या है, अमाशय के पास स्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थि बलय। क्या है, उपास्थि बलय है, सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो। उपास्थि बलय एक लचीली संयोजी उत्तक है, और यह श्वास नली को सहारा देता है और सांस लेने के दौरान इसे हिलने और मुड़ने की अनुमति देता है। कौन सा जोड़ा गलत है, बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। अमरूद बेर, आम डूब, अंजीर सिरोसिस, नारियल भ्रूणपोष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है खाने योग्य भाग। अगर हम बेर की बात करते हैं तो बाह्य या मध्य भित्ति जो है वो खाने वाले भाग होता है। आम में जो है मध्य फल भित्ति होता है। अंजीर जो है वो मांसल या अंडाशय होता है। नारियल में भ्रूणपोष होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होता है। सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो जल वाष्प का होता है। क्या है, H और O का जो होता है कितना, 36 से 72% होता है। CO2 को जो होता है 9 से 26% होता है। अगर मीथेन के CH4 की बात करें तो 4 से 9% होता है। ओजोन O3 के जो होता है 3 से 7% होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सही आंसर हो जाएगा हंगलू या कश्मीर स्टैग से है। हंगलू या कश्मीर स्टैग से है। दाचीग्राम का अर्थ होता है 10 गांव। दाचीग्राम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर पे स्थित है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोलैक्टिन। क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में जो है निर्मित और स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा ऊतक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्तन एलियोबेली को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। नेक्स्ट है लुप्त या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें किनके जो है उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो XC2 कहा जाता है। क्या है, XC2 संरक्षण कहा जाता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है मानव जीभ में, और इसका आंसर होता है 2000 से 8000। कितने, 2000 से 8000। जीभ के विभिन्न क्षेत्र जो है स्वाद के विभिन्न प्रकार को दर्शाता है। क्या है, दर्शाता है। अगर हम बात कर रहे हैं पिछला भाग को, अगर इसका पिछला भाग तो ये जो है वो कड़वा दर्शाता है। क्या है, कड़वा दर्शाता है। दोनों ओर के पीछे की ओर जो है वो क्या करता है, खट्टा दर्शाता है। और आगे जो है, आगे क्या है, वो मीठा। क्या है, मीठा। और सामने का सिरा, जो सामने का जो होता है वो सिरा, वो क्या दर्शाता है, नमकीन। क्या है, नमकीन। अगला निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन गणना करना होगा। क्या करना होगा, मानक विचलन की गणना करना होगा। 69 नंबर प्रश्न, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, काफी ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले ए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए यानी माध्य निकालना होगा। तो इसका जब माध्य होगा 4 + 7 + 9 + 10 + 15/5, यानी ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मानक विचलन बराबर जो होता है, मानक विचलन का फार्मूला जो होता है √σ_d² होता है। अब d बराबर क्या होता है, तो x - a होता है। x - a, x क्या है, तो वो चर मान है। क्या है, चर मान है, और a जो है वो माध्य है। तो यहाँ पर जो है
हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 माइनस 4 के स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर होता है, प्लस 9 माइनस 7 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 के स्क्वायर माइनस 9 माइनस 15 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 15 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा कितने हैं? 5 है, यही निकालना है, यही हमारा विचलन, मानक विचलन निकल जाएगा। ये हो जाएगा 66 बटा 5 अंडर रूट में, तो 3.63। क्या है? 3.63। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालना है, शॉर्ट में समझिए। पहले माध्य निकालिए, तो माध्य जो हमारा निकलेगा सब का एक एक का घटा लेना है। क्या है? एक से जो, अगर मान लें कि जो दिया हुआ 4 है तो 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 7, 9 में से 9, 9 में से 10, 9 में से 15, ऐसे घटा लेना है माध्य से। अब बटा कितनी है यहाँ पर? तो 5 दिया हुआ है, तो 5 से भागा दे देना है, घटा के स्क्वायर करना है, क्योंकि फार्मूला जो ही हमारा होता है वो कितना होता है? ये होता है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन होता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 3 मित्र अमर, अकबर, एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक जो है वो क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त होंगे? यानी यहाँ पर जो है वो कितने हैं? 3:4:5 है। ये है अमर का, ये है अकबर का, और ये है एंथोनी का। अब अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक है, तो इन दोनों का अंतर 1 है, 1 बराबर जो है 50 है। अब कह रहा है कि एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त हुआ? 1 का बराबर 5 है, तो 5 गुना 50 बराबर कितना होगा? 250। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे खाली स्थान में खरीदा था। यहाँ पर माना कि जो है क्रमशः क्या है कि राम ने सूटकेस जो है एक्स में खरीदा था, राम जो है वो सूटकेस को कितना में? एक्स में खरीदा था। एक्स का 120% लाभ के तो ये बेच देता है श्याम को, श्याम उसको कितना में बेचता है? 140/100 यानी 40% लाभ पर, और जब खरीदता है तो 1430 रुपया में। यही हमारा कीमत है। यहाँ से एक्स के मान निकालना ना, एक्स बराबर हो जाएगा 1430 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? 12 गुना 14 हो जाएगा। क्या है? 12 गुना 14, क्योंकि 1 0 से ये सब कट गया, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 851.19, 851.19 आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है, तो ये सिंपल सा ही है जो कि बोर्ड मास पे आधारित है, फिर भी आइए इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना होगा? 51 हो जाएगा भागा 25 प्लस 300 भागा 30 हो जाएगा, माइनस 5 के स्क्वायर भागा 625 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 51 भागा 25 प्लस 10 माइनस क्या है 1, यानी 51/34 यानी 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 के जो है वो ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी प्लस ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ए अकेले कितना कार्य करते हैं। पहले तो टोटल 60 कार्य हो गया, अगर क्षमता की बात करें 6, 5, 10 हो गया। अब यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ? 6 + 5 + 10, सबकी क्षमता जोड़ दिए तो यहाँ हुआ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हुआ है 21/2 यानी 10.5 यूनिट हुआ। अब क्षमता तो आ गया, अब हमें क्या करना है? ए को निकालना है, तो 20 वाला क्षमता से घटा देना है, यानी एक दिन में का 10.5 है, -5 घटा दीजिए 5.5 यूनिट आ जाएगा। तो ए द्वारा अकेला कार्य कितना हो जाएगा? ए का क्षमता आ गया, टोटल कार्य 60/5.5 से भागा देंगे, आंसर आ जाएगा 120/11। क्या है? 120/11 सही जवाब जो हो जाएगा 73 का सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है नवंबर 2024 के अनुसार? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। क्या है? देवेंद्र झाझरिया जो है, और ये कौन खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। क्या है? भाला फेंक से है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। क्या है? पीटी उषा है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो है वो अध्यक्ष है। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अटल सेतु है। क्या है? अटल सेतु है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ती है और 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन वाला पुल है जिसमें 16.5 जो है वो समुद्र पे है। क्या है? समुद्र पे है और 5.5 किलोमीटर जो है वो जमीन पर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल दोनों है। मुंबई को बांद्रा बर्ली सी लिंक ब्रिज पुल को राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी है, दोनों अंतर है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा जो है वो नदी पुल है। क्या है? नदी पुल है। नेक्स्ट है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तो यहाँ देखना है क्यू से क्या है वो पूछ रहा है, तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं ए से जी गया है, ये +6 है। जी से एम गया है, ये +6 है। सी से आई है, ये भी +6 है। आई से ओ है, +6 है। के से जो है क्यू है, +6 है। ई से के है, +6, यानी सब +6 के कंडीशन में है। तो ओ क्यू एस है, इसमें प्लस अगर 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ओ के +6 करेंगे तो यू हो जाएगा, क्यू का +6 करेंगे तो डब्लू होगा, एस के +6 करेंगे तो बाई होगा। तो यू डब्लू बाई किस में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी में है। प्रश्न कह रहा है कि यूबी की शादी की सालगिरह कब है? किसी माह के 7वें दिन है। किसी माह के जो है वो 7वें दिन है। अधिवर्ष में ही 29 दिन का महीना होता है। अधिवर्ष में ही 29 महीना का दिन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ जो है वो पर्याप्त है। तो हो जाएगा यूबी की सालगिरह 7 फरवरी को है, बी हो जाएगा। दिया गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें समानांतर चतुर्भुज जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। क्या है? 18। एक निश्चित कूट भाषा में चाप को इतना लिखा जाता है, पीएस को इतना लिखा जाता है, तो एच को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जब हम कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन कौन है? जैसे सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, और कौन सा कॉमन है? तो ये दोनों में ये कॉमन है, पी भी कॉमन है, पी है। इसी तरह जब हम कॉमन छाटेंगे तो हमारा जो बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा और इसमें जो है वो 7 बच जाएगा। तो जो हमारा एच का बचा है वो 7 बचा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। ई का बचा है 3, तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। 4 विकल्पों में कौन श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा ये बताना है। तो 8 से 16 गया है, ये देख रहे हैं, गुना 2 किया गया है। 16 से क्या किया गया है ये मुझे नहीं पता, और उसके बाद भी किया है, लेकिन 38 से 41 तो देख ही सकते हैं, ये +3 किया गया और ये जो है गुना 2 किया गया। यानी एक बार गुना 2 का सीरीज चल रहा है, फिर +3 का चल रहा है, फिर गुना 2 का, फिर +3 का, फिर गुना 2 का चल रहा है। तब 8 से 16 तो गुना 2 का हो गया। अब 16 से क्या होगा? +3 जोड़ना है, यानी 19। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। वेरिसेला। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू जो होता है वो डेना वायरस से होता है। डेना वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? तो वो HIV से होता है। बर्ड फ्लू किससे होता है? तो H5N1 से होता है। एक स्वाइन फ्लू भी आया था, स्वाइन फ्लू, वो होता है H1N1 से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है। सर्दी या जुकाम जो होता है वो किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। क्या है? राइनो वायरस से होता है। तो आंसर ये हो जाएगा चेचक वेरिसेला से होता है। 3 kg सहती के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2 मीटर से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहता है। बल का परिमाण व दिशा क्या है? तो यहाँ बल बराबर जो होगा, बल बराबर क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर। क्या है? परिवर्तन की दर। F बराबर जो होगा mdv/dt, यानी m हो जाएगा v - u/t हो जाएगा, यानी 3 गुना 3.5 - 2/25 हो जाएगा, यानी 3 गुना 1.5/25 हो जाएगा, 0.18 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का जो है 120 सीढ़ी 1 मिनट 20 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो लड़के की जो है वो शक्ति क्या होगा? तो P बराबर होता है स्थिति ऊर्जा बटा समय, यानी पोटेंशियल एनर्जी बटा T, पोटेंशियल एनर्जी mgh/T हो जाएगा। अब लड़का का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g और सीढ़ी की ऊंचाई गुनी सीढ़ी की संख्या जो होगा वो h हो जाएगा। यानी 40 जो है वो द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो वो है 10 रख लेते हैं।
ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर है, लेकिन कितनी सीढ़ी है, सीढ़ियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कह रहा है 120 सीढ़ी, तो 120 से गुना कर दीजिए। अब टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड लग रहा है, उसे सेकंड में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 40 गुना 10 गुना 20 गुना 10 के पावर -2 मीटर गुना 120 बटा 60 प्लस 20, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आंसर हो जाएगा 120 वाट। क्या है 120 वाट, आंसर हो जाएगा बी। किसी तार का प्रतिरोध जो है 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, विद्युत चालकता होगी, तो विद्युत चालकता का फार्मूला C बराबर होता है 1/R, यानी 1/500 यानी 0.002 जो है वो ओम पर। आप ऑप्शन में भी देखिए कि अगर फार्मूला ना ही जान रहे तो ओम के इनवर्स किया हुआ है, यानी 1/R किया हुआ है, इससे भी आप कर सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न का रहा कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच। तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ जो है वो क्या हो जा रहा है, ये जो है वो सीरीज में है, यानी 3 + 3 जुड़ जाएगा, कितना 6 ओम होगा। अब ये 6 ओम का हो गया और ये भी 6 ओम का है, दोनों जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहता है तो क्या होता है आधा हो जाता है, तो 6/2 हो जाएगा, कितना 3 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। अब फार्मूला भी लगा सकते हैं, आर सीरीज का फार्मूला होता है R1 + R2 होता है, अब 1/ जो है वो आर पैरेलल का होता है 1/R1 + 1/R2। अब ये दोनों फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद इससे पैरेलल में हो जाता है। अगला है एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है, 60 बार 220 वोल्ट अंकित कितने बल्ब इस परिपथ पे लगाए जो है वो जा सकते हैं। परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगा V × I है ना, विभवांतर कितना है 220 और क्या है एम्पियर 5 है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा कितना 220 × 5। अब बल्बों की संख्या जो है क्या है n है, मान लेते हैं, तो कुल शक्ति क्या हो जाएगा, कुल शक्ति बराबर n गुना बल्ब की शक्ति, और बल्ब की शक्ति कितना 60 वाट का है, n गुना 60 हो जाएगा। हम ये क्या निकाले थे, तो 220 शक्ति गुना 5 बराबर n गुना 60, तो n बराबर हो जाएगा 220 × 5 बटा 60, यानी हो जाएगा 18.33 बल्ब, यानी 18 बल्ब लगा सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, कह रहा है कि परिपथ के पहले शक्ति निकालिए। क्या है परिपथ के क्या शक्ति होगा जिसमें फ्यूज लगा हुआ है, परिपथ की शक्ति, तो विभवांतर 220 दिया हुआ है, एम्पियर उसमें क्या है 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो 5 है, यानी 220 × 5 जो है वो वाट, इसका क्या हो गया वो परिपथ की शक्ति है। क्या है शक्ति है। अब बल्ब कितना लग रहा है n है, और कितने बल्ब का 60 बल्ब का ये लगाना है, तो इतना बराबर कितना है 220 × 5 करना था, यही n बराबर जो निकलता है वो 18 बल्ब आता है, यही था बी हो जाएगा। ए धातु विस्थापित करता है C को उसके लवण के विलयन से, बी धातु विस्थापित करता है D को उसके लवण के विलयन से, C धातु विस्थापित करता है B को उसके लवण के विलयन से, तो धातु की सक्रियता के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन है। यानी ए धातु C को उसके लवण से विस्थापित करता है तो ए का ज्यादा हो जाएगा C से, बी धातु D को उसके लवण से विस्थापित करता है यानी B जो है वो ज्यादा हो जाएगा D से, और C धातु B को उसके लवण से विस्थापित करता है तो C > B हो जाएगा। अब इससे निकल जाएगा तो A > जो हो जाएगा C > B या > D हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 87 के B हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में ZNO क्रमशः कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो ZNO जो करता है वो अम्ल और क्षारक दोनों का करता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा डी, यानी एम्फोटेरिक के जैसा बिहेव करता है। अगला प्रश्न है, एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है, लॉरी की पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर पर घंटा है। त्रिज्या दिया हुआ है और चाल जो है हमारा दिया हुआ है, तो पहिए की परिधि बराबर क्या होगा, तो परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2 × 22/7 गुना कितना हो जाएगा 182 1144 क्या है सेंटीमीटर हो जाएगा। और लॉरी द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी तो 66 गुना क्या हो जाएगा 1 पर कितने हैं, ये हो जाएगा 500/60, 66 गुना इतना बटा 60 बराबर कितना हो जाएगा 110000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। चक्कर लगाने की संख्या कितना होगा, बस इतना से भागा दे देना है। किससे भागा दे देना है, तो जो हमारा पहिए की परिधि आया था 1144 है, ये हो जाएगा 96.15 यानी 96 चक्कर। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा।
अगला है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। क्या है? दुगनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? माना कि पुत्र की आयु कितना है? x है, महिला की आयु x प्लस 28 है। अब x प्लस 3 बटा x प्लस 28 अब प्लस 3 करते हैं तो कितना हो जाता है रेशियो? 1/2 हो जाता है। बस यहाँ से x का मान निकालिएगा, 25 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है वो क्या है? 98 है। क्या है? 98 है। दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात की, यानी x प्लस वाई भी कर रहा है 98 है और x माइनस वाई बराबर कर रहा है 28 है। तो x बराबर हो जाता है दोनों के जोड़ के, यानी 126/2 कर दीजिए तो 63 हो जाएगा। y बराबर जो होगा दोनों के घटा के, क्या है? 98 माइनस क्या है? सीधे से 63 कर देंगे, 98 माइनस 63 घटा देंगे तो भी आ जाएगा 35। आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहा है तो एक संख्या ज्ञात कीजिए। 63 और 35, तो 63 तो इसमें है नहीं, आंसर हो जाएगा 35 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सीधी आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20। कैसे हो जाएगा कि 25 से 5 से भागा देने, यानी 5% पर वर्ष हो रहा है तो 20 वर्ष में ही ये जो हो जाएगा 100%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकालिए कि मूलधन को 100 मान लीजिए, ठीक है। एक वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा? तो ये 5% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25/5 हो जाएगा। अब ब्याज जो है वो 5% हो गया, मूलधन 100 हो गया है, तो हमको भी ब्याज कितना लाना है? 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए 100/5 यानी ये 20 वर्ष लगेगा। आंसर हो जाएगा ये। cos 120 का सटीक मान क्या हो जाएगा? तो जो हमारे पास है cos 120 यानी cos जो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2 यानी 0.5। आंसर हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा सॉरी, क्योंकि cos 120 डिग्री जो है आप देखिए पहले में सभी धन होता है, दूसरे में जो होता है सिर्फ साइन जो है पॉजिटिव होता है, बाकी जो है cos निगेटिव होता है, tan जो है ये सब निगेटिव होता है। तो ये 120 जो आ गया वो निगेटिव दूसरे पक्ष में, तो ये निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा C, यानी cos 90 प्लस 30 बराबर sin 30 होगा, वो भी माइनस में होगा, तो C हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड जो है IPC की जगह कौन सा संहिता लागू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय न्याय संहिता BNS। क्या है? BNS लागू किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी लोकतांत्रिक तो जो है वो भारत में है। क्या है? भारत में है। यही जो है 2024 में चुनाव पूरा हुआ है और ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार समान है, एक समूह जो है वो बनाते हैं और एक अक्षर समूह जो है वो संबंधित नहीं है उन सबसे, तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है। चलिए देखते हैं। A से B गया है +1 किया है, B से D गया है +2 किया है, H से I गया है ये +1 किया है, I से L जो है +3 किया, D से E गया है +1 किया है, E से H जो किया है वो +3 किया गया है, O से P गया है +1 और P से S गया +3, यानी +1 +3 तो ये तीनों में है लेकिन पहला में नहीं है, तो आंसर हमारा हो गया ए हो जाएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1685 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 26135 से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार 37 निम्नलिखित में से किससे है? तो 1685 देते हैं, 16 5 80 हो जाता है, इसमें से 5 जोड़ते हैं तो 85 हो जाता है। 26 135 में 26 गुना 5 अगर करते हैं +5 जोड़ते हैं तो भी 135 आता है, तो 37 गुना 5 करेंगे +5 जोड़ेंगे आ जाएगा 190। आंसर होगा डी होगा। चलिए, निरस्त करना छोड़ देना कौन सा हो जाएगा? खिसखियाना दांत निकालना, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है A B की पत्नी है, ब्लड रिलेशन का है। आइए इस पे हम बनाते हैं। U भागा B, कौन सा कंडीशन लगाना है? E लगाना है, यानी जो है यदि V भागा W है तो क्या हो जाएगा? V जो है वो भाई है। क्या है? भाई है। किसका है? W का है। क्या है? W का। W + X में ये वाला कंडीशन लगाना है, यानी W जो है वो पति पत्नी है किसका? X का। क्या है? पति पत्नी है X का, यानी A जो है यानी W जो है पत्नी है किसका? X का। उसके बाद X और Y में जो है वो माइनस वाला कंडीशन है, तो ये लगाना है, यानी X जो है वो पिता है किसका है? X जो है वो पिता है Y का। अब Y गुना Z वाला लगाना है ये वाला, यानी Y जो है वो बहन है। क्या है?
बहन है किसका, जेड का, जेड का। अब यहां से हमें निकालना है भी का जेड से, भी का जेड से निकालना है, जेड से निकालना है, ये देखना है। तो यहाँ क्या हो गया, ये पिता है, ये बहन है, तो ये जो हो जाएगा वो माता हो जाएगा। माता के भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या है, मामा, यानी माँ का भाई सी। 99 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में लेट डू इट को ये लिख सकते हैं, डू यू बर को ये लिख सकते हैं। तो डू को क्या लिख सकते हैं, डू का सिंपल है, इसको एस टी लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।